मुंबई 2022 एक नॉर्मल सा दिन। कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ लोग घर पे हैं और कुछ लोग सिर्फ फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। डेटिंग एप्स, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, मैचेस, कॉन्वर्सेशंस और ज्यादातर केसेस में ये सब यही टक रहता है। कुछ दिन बाद थोड़ा एक्साइटमेंट, फिर इंटरेस्ट खत्म, नॉर्मल। लेकिन कभी कभी एक मैच सिर्फ मैच नहीं होता, वो एक एंट्री पॉइंट होता है, एक ऐसी स्टोरी का जिसका एंड कोई इमेजिन भी नहीं करता। ये स्टोरी है श्रद्धा वलकर की और आफ्ताब पूनावाला की। दोनों मिले थे एक डेटिंग ऐप पर, बम्बल। शुरुआत बिल्कुल सिंपल थी, एक स्वाइप, एक मैच, एक हाय। और अगर आपने कभी डेटिंग ऐप यूज किया है तो आप जानते हैं ये सब कितना नॉर्मल लगता है। कोई अजीब बात नहीं, कोई रेड फ्लैग नहीं। बातें स्टार्ट होती है, रेगुलर चैट्स, फिर थोड़ा कंफर्ट, फिर कॉल्स, फिर मीटिंग, और यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हजारों लोगों के साथ होता है हर दिन। श्रद्धा भी शायद इसी तरह सोच रही थी। एक नॉर्मल कनेक्शन, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग नॉर्मल दिखते जरूर है पर होते नहीं है, और ये बात कभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आती। धीरे धीरे श्रद्धा और आफ्ताब की बातें बढ़ने लगती है, टाइम स्पेंड बढ़ता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर वो स्टेज आती है जहां लोग कहते हैं लेट्स टेक दिस सीरियसली। रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ऑफिशियल। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई शॉक नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हर स्टोरी में एक पॉइंट होता है जहाँ से चीजें चेंज होना स्टार्ट होती है, और इस स्टोरी में भी वो पॉइंट आने वाला था। शुरू में आफ्ताब का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, फ्रेंडली, केयरिंग, इन्वॉल्व्ड। लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी चीज चेंज होती है, इतनी छोटी कि इग्नोर करना इजी है। कंट्रोल, कॉल्स ज्यादा होने लगती है। तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, रिप्लाई क्यों नहीं किया। ऐसे सवाल पहले नॉर्मल लगते हैं, कंसर्न जैसे लगते हैं, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि जब कंट्रोल केयर के नाम पे आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं लगता। श्रद्धा के लिए भी शायद ये सब नॉर्मल हाई लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये केयर एक पैटर्न बनने लगा, और जब कोई चीज रिपीट होती है तो वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट क्वेश्चन नहीं होती, एक्सेप्ट हो जाती है। यही से स्टोरी नॉर्मल नहीं रहती, और अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक रिलेशनशिप का इशू नहीं है, ये है स्लो कंट्रोल। और सबसे डेंजरस बात, जब तक ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि श्रद्धा अब सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं थी, वो धीरे धीरे एक सिस्टम के अंदर जा रही थी। एक ऐसा सिस्टम जहां से बाहर निकलना उतना इजी नहीं होता, और इस सिस्टम का सेंटर सिर्फ एक इंसान था, आफ्ताब। और अब सवाल ये नहीं है कि उनकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, सवाल ये है ये स्टोरी इतनी डार्क कैसे हो गई। रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर मैसेज इम्पोर्टेंट लगता है, हर कॉल स्पेशल। लेकिन धीरे धीरे सेम चीजें अलग फील डीन लगती है। श्रद्धा और आफ्ताब के बीच भी ये चेंज आने लगा था। पहले जो कॉल्स केयर लगते थे, अब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। तुम कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठाया, ऑनलाइन थी, रिप्लाई क्यों नहीं किया। ऐसे सवाल रोज के हो गए, और जब कोई चीज रोज होती है तो वो नॉर्मल लगने लगती है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कंट्रोल कभी एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, और जब तक आप नोटिस करो तब तक वो ऑलरेडी पार्ट बन चुका होता है। श्रद्धा के साथ भी यही हो रहा था। छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट होने लगी। किससे बात की, कहाँ गई, क्यों गई। और फिर एक और चीज आती है जो हर ऐसे रिलेशनशिप में होती है, जस्टिफिकेशन। मैं केयर करता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम मेरी हो, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सुनने में ये सब गलत नहीं लगता, लेकिन जब ये रिपीट होता है तो एक चीज चेंज होती है, फ्रीडम। श्रद्धा धीरे धीरे अपने डिसीजंस में अकेली नहीं रही, और फिर एक और स्टेप, आइसोलेशन। ये सबसे डेंजरस फेज होता है। आफ्ताब को श्रद्धा के फ्रेंड्स पसंद नहीं थे,
फैमिली भी इश्यू बनने लगी। वो तुम्हें समझते नहीं, मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ। और जब कोई इंसान ये बिलीव कर लेता है कि सिर्फ एक हाई पर्सन उससे समझता है, तो बाकी सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रद्धा और उसकी फैमिली के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा, कम्युनिकेशन कम हो गया। और जब कोई इंसान अपने क्लोज सर्कल से कट हो जाता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है, और वल्नरेबिलिटी कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब सिचुएशन सिंपल नहीं थी। ये सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं था, ये एक पैटर्न था। स्टेप बाय स्टेप श्रद्धा का वर्ल्ड छोटा होता जा रहा था, और उस वर्ल्ड के सेंटर में सिर्फ एक इंसान बचा था, आफ्ताब। और यहीं पे स्टोरी एक और लेवल पे जाती है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सिर्फ इमोशनल कंट्रोल नहीं था, वो था फिजिकल शिफ्ट। डिसीजन लिया गया साथ रहने का, लिविंग। सुनने में ये एक नॉर्मल स्टेप लगता है, आज के टाइम में बहुत लोग लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम डिसीजन में नहीं थी, प्रॉब्लम टाइमिंग में थी। क्योंकि जब आप ऑलरेडी कंट्रोल के अंदर हो तो साथ रहना सिर्फ क्लोजनेस नहीं होता, वो कंप्लीट एक्सेस होता है। अब कोई डिस्टेंस नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई एस्केप नहीं। और जब दो लोग एक ही जगह पर रहते हैं तो उनकी रियल पर्सनालिटी और क्लियर हो जाती है। और यही श्रद्धा ने वो चीजें नोटिस करनी स्टार्ट की जो पहले सिर्फ हिंट्स में थी। एंगर, सडन मूड चेंजेस, कभी नॉर्मल कभी एग्रेसिव, और सबसे डेंजरस चीज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आपको कब पता चलेगा कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, ये क्लियर नहीं होता। और जब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो आप एडजस्ट करते हो, फिर एडजस्ट करते हो, फिर और एडजस्ट करते हो, और धीरे धीरे आप अपने आप को पीछे छोड़ देते हो। श्रद्धा के साथ भी यही हो रहा था। और अब स्टोरी अस पॉइंट पार आ रही है जहाँ से वापस जाना पॉसिबल होता है, लेकिन इजी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो होने वाला है वो सिर्फ फाइट्स नहीं है, वो है ब्रेकिंग पॉइंट। और जब कोई रिलेशनशिप ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो दो चीजें होती है, या तो लोग अलग हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है। हर रिलेशनशिप में फाइट्स होती है, नॉर्मल है, लेकिन कुछ फाइट्स सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, वो सिग्नल्स होते हैं। और श्रद्धा और आफ्ताब के बीच अब जो हो रहा था वो नॉर्मल फाइट्स नहीं थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, आर्ग्यूमेंट्स फ्रिक्वेंट हो गए थे, और धीरे धीरे टोन चेंज हो गया। कंसर्न से कंट्रोल, कंट्रोल से एंगर, और एंगर से एग्रेशन। रिपोर्ट्स में ये भी आया कि उनके बीच फिजिकल फाइट्स भी हुई थी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, जब रिलेशनशिप में फियर एंटर करता है तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता, वो सर्वाइवल बन जाता है। और सर्वाइवल में लोग डिसीजंस नहीं लेते, लोग एडजस्ट करते हैं। श्रद्धा भी शायद इसी फेज में थी, एक साइड पे कनेक्शन का पास्ट, दूसरी साइड पे प्रेजेंट का प्रेशर, और तीसरी साइड एक होप कि शायद सब ठीक हो जाएगा। ये शायद बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये इंसान को रुकने पर मजबूर करता है। लेकिन हर स्टोरी में एक पॉइंट आता है जहाँ ये शायद टूट जाता है, और उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं, स्टे या लीव। और यही श्रद्धा ने एक डिसीजन लिया, वो बाहर निकलना चाहती थी, रिलेशनशिप से, सिचुएशन से, कंट्रोल से। और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि जब कंट्रोल ब्रेक होने लगता है तो जो इंसान कंट्रोल में था वो रिएक्ट करता है, और कभी कभी एक्सट्रीम रिएक्ट करता है। आफ्ताब के लिए भी ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये था कंट्रोल का लॉस। और जब किसी इंसान के लिए रिलेशनशिप कंट्रोल बन जाता है तो नो सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो एक ट्रिगर होता है। अब सिचुएशन ये थी, श्रद्धा बाहर निकलना चाहती थी और आफ्ताब ये अलाउ नहीं करना चाहता था। यहाँ से स्टोरी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इम्पल्सिव नहीं है, वो बिल्डअप का रिजल्ट है। धीरे धीरे टेंशन पीक पार आ चुकी थी, घर के अंदर एनवायरनमेंट हैवी हो चुका था, कॉन्वर्सेशंस आर्ग्यूमेंट्स में बादल रहे थे, और आर्ग्यूमेंट्स एंड नहीं हो रहे थे। और फिर एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। एक नॉर्मल सा दिन जो शुरू हुआ था बिल्कुल यूजुअल तरीके से,
लेकिन एंड नॉर्मल नहीं था। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, वो था मंथ्स के प्रेशर का रिजल्ट। और उसके बाद स्टोरी सिर्फ डार्क नहीं होती, वो डिस्टर्बिंग हो जाती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बाकी सब दिनों जैसे ही लगते हैं, रूटीन सेम, जगह सेम, लॉग सेम, लेकिन एंड अलग होता है। वो दिन भी वैसा ही था। घर के अंदर सेम वॉल्स, सेम रूम, डू लॉग, श्रद्धा और आफताब। पिछले कुछ हफ्तों से टेंशन ऑलरेडी हाई था, आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट डेली। और इस दिन बात फिर वही आकार रुक गई। लीव। श्रद्धा बाहर निकलना चाहती थी और आफताब ये होने नहीं देना चाहता था। जब दो लोग एक ही जगह पर एक ही बात को लेकर बार बार टकराते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां कंट्रोल टूट जाता है और उस मोमेंट में डिसीजन नहीं होता, रिएक्शन होता है। उस दिन भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ, नॉर्मल से स्टार्ट हुआ, फिर एस्केलेट हुआ और फिर सडनली सब कुछ रुक गया। साइलेंस, ऐसा साइलेंस जो नॉर्मल नहीं होता। उसके बाद श्रद्धा वहाँ नहीं थी। ऑफिशियल वर्जन के अकॉर्डिंग उस मोमेंट के बाद वो कभी वापस नहीं आई। यहाँ तक स्टोरी एक मिसिंग केस लग सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ केसेस में मिसिंग सिर्फ स्टार्टिंग होता है, रियल स्टोरी उसके बाद स्टार्ट होती है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ। इंसिडेंट के तुरंत बाद कोई पैनिक नहीं, कोई लाउड रिएक्शन नहीं, कोई हेल्प कॉल नहीं, बस साइलेंस और फिर एक डिसीजन। ऐसा डिसीजन जो एक नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में नहीं लेता। यहाँ से बिहेवियर चेंज हो जाता है। आफताब का रूटीन बाहर से देखो तो नॉर्मल लग रहा था, दिन चल रहे थे, लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, किसी को कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा। और यही सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, क्योंकि जब कुछ इतना बड़ा होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइंस दिखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी ऑब्वियस नहीं था। डेज पास होते गए और बाहर की दुनिया के लिए सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। और वो अंदर सिर्फ एक जगह नहीं था, वो था एक सिस्टम, एक प्लान्ड बिहेवियर। और यही ये केस सिंपल इंसिडेंट से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि उस दिन क्या हुआ, सवाल ये है उसके बाद क्या किया गया। इंसिडेंट के बाद सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? शॉक, पैनिक, कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ ये तीनों चीजें नजर नहीं आती। आफताब का बिहेवियर बाहर से देखो तो कंट्रोल्ड था, रूटीन ब्रेक नहीं हुआ, डेली लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही। और यही सबसे अनसेटलिंग पार्ट है, क्योंकि जब कोई इंसान इतनी बड़ी सिचुएशन के बाद भी नॉर्मल बिहेव करे तो इसका मतलब है अंदर कुछ और चल रहा है। डेज वीक्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और इस दौरान एक पैटर्न डेवलप होता है। ऐसा पैटर्न जो रैंडम नहीं लगता, प्लान्ड लगता है। इस टाइम के बीच श्रद्धा की फैमिली उस तक रीच करने की कोशिश कर रही थी, कॉल्स, मैसेजेस, लेकिन रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट नहीं था। कभी रिप्लाई, कभी साइलेंस, और जब रिप्लाई आता भी था तो कुछ ऑफ लगता था, टोन अलग, जैसे वो सेम इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा। फैमिली को डाउट होना स्टार्ट हुआ, कंसर्न बढ़ने लगा, और जब कंसर्न पैटर्न बन जाता है तो वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। कंप्लेंट फाइल होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। अब स्टोरी एक न्यू फेज में एंटर करती है। इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जब किसी केस में आती है तो वो इमोशंस से नहीं, डिटेल्स से काम करती है, और डिटेल्स कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे पहला स्टेप, टाइमलाइन। लास्ट कांटेक्ट कब हुआ, श्रद्धा को लास्ट किसने देखा, और जवाब एक ही जगह जाके रुकता है। आफताब। अब फोकस क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरफेस पार कुछ भी ऑब्वियस नहीं है। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, कोई क्लियर सीन नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस और एक इंसान जो कामली आंसर दे रहा है। जब पुलिस ने आफताब से बात की तो उसने एक सिंपल स्टोरी बताई। हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वो चली गई। सुनने में ये बिलीवेबल लगता है। कपल्स फाइट करते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, नॉर्मल। लेकिन इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करती, वो पैटर्न्स देखती है, और यही से क्रैक्स दिखने लगते हैं। फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा,
बिहेवियर, सब चीजें एक हाई डायरेक्शन में पॉइंट करने लगती है और धीरे धीरे स्टोरी शिफ्ट होने लगती है। मिसिंग से समथिंग इज रॉन्ग तक और जब इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पार पहुंचती है तो एक चीज ऑलमोस्ट सर्टन होती है, ट्रूथ ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ट्रूथ सिंपल नहीं था, वो लेयर्ड था। और जब वो सामने आया तो सिर्फ केस नहीं, लोगों का परसेप्शन भी चेंज हो गया। इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। स्टोरी सेम रहनी चाहिए हर बार, लेकिन जब स्टोरी चेंज होने लगे तो समझ आता है कुछ हाइड हो रहा है। आफ्ताब की स्टोरी पहले सिंपल थी, आर्ग्यूमेंट हुआ, वो चली गई, लेकिन जब पुलिस ने डिटेल्स में जाना स्टार्ट किया तो छोटी छोटी चीजें मैच नहीं हो रही थी। टाइमलाइन, एग्जैक्ट टाइम, मूवमेंट, सब कुछ परफेक्ट अलाइन नहीं हो रहा था। और जब डिटेल्स अलाइन नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन टाइट हो जाता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम सवाल डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं और यही प्रेशर बिल्ड होता है। आफ्ताब अब सिर्फ एक विटनेस नहीं था, वो सेंटर बन चुका था। फोन डेटा एनालाइज होता है, लोकेशन हिस्ट्री चेक होती है, डिजिटल ट्रेसेस एक स्टोरी बताने लगते हैं और ये स्टोरी उस वर्जन से मैच नहीं करती जो आफ्ताब दे रहा था। अब पुलिस के पास डाउट नहीं, डायरेक्शन थी और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह फोकस करता है। ट्रूथ इंटेरोगेशन इंटेंसिफाई होता है, क्वेश्चंस शार्पर हो जाते हैं और आंसर्स वीक होने लगते हैं। ब्रेक्स आते हैं, हेजिटेशन आता है और फिर एक मोमेंट आता है जहां रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आखिरकार आफ्ताब ने अपनी स्टोरी चेंज की और जो उसने बताया वो पहले वेल वर्जन से बिल्कुल अलग था। यहाँ से केस एकदम शिफ्ट हो जाता है। अब ये मिसिंग केस नहीं था, अब ये था एक प्लान सीक्वेंस। उसने एक्सेप्ट किया कि उस दिन जो हुआ वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो एक एस्केलेशन का रिजल्ट था, मंथ्स के प्रेशर का, कंट्रोल के लॉस का। और उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए वो पैनिक में नहीं लिए गए थे, वो कैलकुलेटेड द। ये सब सुनने के बाद एक चीज क्लियर हो गई, ये केस सिंपल नहीं था, ये डिस्टर्बिंग था। लेकिन यहाँ भी स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो नेक्स्ट आया वो सिर्फ एक कॉन्फेशन नहीं था, वो था डिटेल्स। और जब वो डिटेल्स सामने आई तो लोग सिर्फ शॉक्ड नहीं हुए, वो अनकंफर्टेबल हो गए। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कैसे इतनी प्लानिंग के साथ सब कुछ छुपाया गया। जब कॉन्फेशन आता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्टोरी क्लियर हो जाएगी, सब आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में आंसर्स मिलते हैं पर कंफर्ट नहीं मिलता। ये भी वैसा हाई केस था। जो वर्जन सामने आया उसने सिर्फ इतना क्लियर किया कि जो हुआ वो एक मोमेंट का रिएक्शन नहीं था, वो एक प्रोसेस था। एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे बिल्ड हुआ, नॉर्मल बातों से स्टार्ट हुआ, कंट्रोल में कन्वर्ट हुआ, फिर ऑब्सेशन और फिर लॉस ऑफ कंट्रोल। और जब ये चेन कंप्लीट होती है तो आउटकम सडनली नहीं आता, वो इनेविटेबल लगने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई वो सिर्फ इंसिडेंट नहीं था, वो था बिहेवियर। कैसे एक इंसान इतनी देर तक इतना कंपोस्ट रह सकता है, कैसे रूटीन नॉर्मल चल सकता है, कैसे कोई एक सिचुएशन को इतने टाइम तक हैंडल कर सकता है बिना ऑब्वियस साइंस के। और ये केस सिर्फ क्राइम नहीं रहता, ये बन जाता है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। क्या ये सब सडनली हुआ या फिर ये सब पहले से बिल्ड हो रहा था और किसी ने नोटिस नहीं किया? क्योंकि अगर आप पीछे देखो तो साइंस द छोटे आर क्लियर, कंट्रोल, आइसोलेशन, रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल प्रेशर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ में ये सब चीजें इतनी ऑब्वियस नहीं लगती, वो नॉर्मल लगती है, केयर लगती है, अटैचमेंट लगती है। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। श्रद्धा वलकर केस सिर्फ एक इंसिडेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न की स्टोरी है। एक ऐसा पैटर्न जो बहुत लोगों की लाइफ में छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करता है और ज्यादातर केसेस में वो वही रुक जाता है। लेकिन कभी कभी वो रुकता नहीं,
वो एस्केलेट करता है और जब तक लोग समझ पाते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं है कि क्या हुआ, सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है ये सब धीरे धीरे हुआ और किसी ने टाइम पार रोका नहीं। और शायद इसीलिए ये केस इतना हैवी लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है।